नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिकरण। जैसे कि उद्योग से संबंधित मुद्दे और पहल हमारा चल रहा है कंप्लीट तौर पर यहाँ पे, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हमने औद्योगिक विकास से संबंधित और बेसिक तौर पर जो औद्योगिकरण है उसके बारे में यहाँ पे जाने। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे औद्योगिकरण होता क्या है। तो औद्योगिकरण क्या होता है, देखिए औद्योगिकरण का मैं बेसिक मतलब यहाँ पे बताता हूँ आपको। प्राथमिक उत्पाद होते हैं। प्राथमिक उत्पाद का मतलब जो प्राइमरी सेक्टर से हमको प्रदान किए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो कृषि है उससे संबंधित जो भी क्षेत्र है वो सभी क्या आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं। तो प्राथमिक जो वस्तुएं होती है उनको द्वितीयक वस्तुओं के रूप में, प्राथमिक वस्तुओं को द्वितीयक वस्तु के रूप में क्या किया जाता है, बदलने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। और इसी चरण को यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो कंप्लीट रूप से जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे औद्योगिकरण कहा जाता है। यह कार्य हम देखें तो विनिर्माण क्षेत्र यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए उद्योगों में निवेश की आवश्यकता होती है और औद्योगिकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में उद्योगों के उत्पादन की जो बहुलता है और सकल घरेलू उत्पादन है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का अंश बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में कृषि अंश जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि जो उद्योग है उसकी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ते जाती है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है औद्योगिकरण के अंतर्गत। अब यहाँ देखें तो हमको बेसिक तौर पर देखने को मिलेगा एक चीज़ जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी अगर बात करें, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम आगे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप बेसिक तौर पर इतना बस याद रख लीजिए, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें उद्योगों का क्या योगदान है, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी। तो एक लेखा वर्ष यानी कि कंप्लीट जो अकाउंटिंग वर्ष होता है, यानी कि अगर बात करें 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर लेते हैं तो ये कंप्लीट लेखा वर्ष कहलाता है, अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। एक देश की जो घरेलू सीमा है, एक देश की घरेलू सीमा में सभी जो उद्यमी हैं यानी कि चाहे वे निवासी हो या फिर अनिवासी नहीं हो, इनके द्वारा की गई जो सकल मूल्यवर्धन है उसको हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई जीडीपी की। और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग है यानी कि जो विनिर्मित वस्तु है उनका एक बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। 2016 और 2017 के अंतर्गत जो है वो कंप्लीट ईयर में अगर देखें तो जीडीपी में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका अंश हमको क्या देखने को मिलता है, 29.02% यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ये पहुँच गया था। अब वर्ष 1951 और 52 की बात करें, 1951-52 में आप देख सकते हैं, देखिए मात्र यहाँ पे देखें 16.6% यहाँ पे देखने को मिला था। और उद्योगों की जो इस बढ़ते यहाँ पे यानी कि बढ़त के पीछे निर्माण क्षेत्र में बहुत यहाँ पे वृद्धि हुई है और यही इसका मुख्य कारण माना जाता है। और इस बढ़त के पीछे मुख्य रूप से अगर देखें तो उद्योगों में सुधार, विदेशी निवेश नीति यहाँ देखने को मिलती है, व्यापार नीति देखने को मिलती है, इसमें किए गए बदलाव भी शामिल है। और इन नीतिगत सुधारों के कारण यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ बेसिक तौर पर हमको देखने को मिलता है, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान क्या है। अब हम देख लेते हैं फाइनली, यहाँ देखिए हमने जैसे बात किए थे हम औद्योगिक नीति के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक नीति क्या होती है, उद्योगों के विकास के लिए समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पे लाई जाती है, जिसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। तो देखिए किसी भी देश की जो संतुलित औद्योगिक विकास है उसके लिए स्पष्ट एवं व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक कई औद्योगिक जो नीतियाँ है उसकी घोषणा भी की गई है। जैसे कि अगर बात करें औद्योगिक नीति 1948 की, ठीक है, तो 1948 के अंतर्गत देख लेते हैं हम। देखिए हमने तो सारी चीज़ें देख ली कि आगे हम कौन कौन सी नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हमको देखने मिलता है 6 अप्रैल 1948 को। आपको याद रखना 6 अप्रैल 1948 को ये जो है उस समय यानी कि तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको याद रखना। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे इनके द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। और इस नीति की में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकारा गया था। तो पब्लिक और जो प्राइवेट है इन दोनों के सह अस्तित्व यानी कि दोनों साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे संयुक्त रूप से। तथा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अगर मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसको अपनाने का सुझाव भी दिया गया और इस नीति के अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भाग कौन कौन से थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले वर्ग की अगर बात करें तो इसमें सैन्य एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योग थे। सैन्य एवं राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, अणुशक्ति होती है, रेल परिवहन होते हैं, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया। और इस वर्ग में सरकार को एकाधिकार की बात कहेगी, यानी इस पर जो है गवर्नमेंट का पूरा एकाधिकार होगा। सारे निर्णय कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। अब दूसरा जो क्षेत्र था, दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें 6 आधारभूत उद्योग लाएगा। आधारभूत उद्योग जैसे कि अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग यहाँ देखने को मिलता है,
उसके अलावा वायुयान निर्माण, कोयला है, जो आधारभूत यानी जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग है उसके संचालन में काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आधारभूत उद्योग यानी कि वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राम जिसे बोलते हैं, खनिज तेल, ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है दूसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे 18 उद्योगों को रखा गया है। 18 उद्योगों की बात करें तो इनमें जो है रासायनिक उद्योग थे, ठीक है, चीनी, सूती और ऊनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज और इससे संबंधित जो सारी चीज़ें थी वो किसके अंतर्गत शामिल की गई, तीसरे वर्ग के अंतर्गत शामिल की गई। और इन उद्योगों को निजी एवं सार्वजनिक दोनों में, यानी कि यहाँ अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों को यहाँ पे संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। और यहाँ पे इनका जो है यानी कि जो आधारभूत उद्योग थे उनके समय समय पर यानी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकरण की बात भी कही गई। इसके बाद हम देखें तो चौथा वर्ग की बात करते हैं। चौथा वर्ग कौन सा था? चौथा वर्ग के अंतर्गत देखें तो जो कंप्लीट रूप से यानी सैन्य है, आधारभूत जो उद्योग है 6 और 18 उद्योग, इन सभी को छोड़कर यहाँ पे अदर जो थे, जो भी अदर बचे हुए थे वो कहाँ शामिल कर लिए गए? चौथे वर्ग में शामिल कर लिए गए। तो इसके अंतर्गत बाकी सभी शेष उद्योगों को रखा गया और इस वर्ग को निजी एवं सहकारी क्षेत्रों द्वारा 1956 में, ठीक है, 1956 में स्थापित करने एवं संचालित करने की यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई। तो ये तो बात थी हमारी औद्योगिक नीति 1948 की, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक चीज़ें जानने को मिली। अब हम बात करते हैं किसकी? औद्योगिक नीति 1956 की। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ देखिए 56 के अंतर्गत आपको पता होगा बेसिक तौर पर 1956 के अंतर्गत देखें तो जो दूसरी सेकंड 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलता है, सेकंड पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलती है और इसी के अंतर्गत आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर यहाँ पर विशेष बल दिया गया। जो भारी उद्योग थे साथ में अगर देखें तो आधारभूत उद्योग थे, जैसे कि हमने बात करें हैं, तो इन पर विशेष बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जैसे कि पहले में अगर देखें तो पहले में आपको कृषि विकास दिखेगा, कृषि से संबंधित जो है सारी चीज़ें दिखेगी, पर दूसरे में आपको औद्योगिक विकास दिखेगा। और इस लक्ष्य को यहाँ पर व्यवहारिक रूप देने के लिए इसको हम देखें तो 30 अप्रैल 1956, जैसे औद्योगिक नीति 1956 की बात करें, 30 अप्रैल 1956 को औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई। और इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत हमको बहुत सारे यहाँ पे वर्ग देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ पे अगर देखें तो 4 वर्ग देखने को मिलते, तो यहाँ पे भी हमको 3 वर्ग देखने को मिलता। 3 वर्ग की अगर बात करें पहले में क्या था? पहले को फर्स्ट यानी कि हम बोल सकते हैं का। तो इसके अंतर्गत आधारभूत क्षेत्र जो है, आधारभूत क्षेत्र के 17 उद्योगों को यहाँ पे रखा गया और इस औद्योगिक नीति में इसी वर्ग पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया, सर्वाधिक यहाँ पे फोकस दिया गया। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ग था जिसे हम खा वर्ग के नाम से जानते हैं, तो इसमें 12 उद्योगों को रखा गया, ठीक है, और तीसरे वर्ग को गा के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सभी जो यानी कि इन सभी को छोड़कर 17 और 12 को छोड़कर जो शेष थे, शेष उद्योगों को इसके अंतर्गत रखा गया, जिसके अंतर्गत देखें तो निजी उद्यमों को इसके विकास की अनुमति भी प्रदान की गई। तो ये तो थी हमारी कौन सी? औद्योगिक नीति 1956 आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 1977 की, औद्योगिक नीति 1977 की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो इसका जो है इसकी घोषणा या फिर इसको घोषित कब किया गया था? 23 सितंबर 1977 को इसकी घोषणा की गई। औद्योगिक नीति में सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसकी भूमिका यहाँ बिना बदलाव में अगर देखें तो इसके जो है 1956 की नीति के अनुसार ही बनाए रखा, बदलाव नहीं किया गया। पर साथ ही अगर बात करें तो जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों की बात करें तो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर यहाँ बल दिया गया। और इसके अंतर्गत हम देखें तो लघु क्षेत्र जो है यानी कि लघु क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो हम देख सकते हैं कुटीर है, घरेलू उद्योग है और सूक्ष्म और लघु उद्योग है, ठीक है। मतलब पहले स्थान पर क्या जाएगा? कुटीर आ जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरे में घरेलू उद्योग आ जाएगा और तीसरे में आ जाएगा लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इसके तहत लघु उद्यमी जो है उसको एक स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया? एक डिस्ट्रिक्ट DIC जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिसे हम हिंदी में बोले तो जिला उद्योग केंद्र की यहाँ पे स्थापना या उसके निर्माण पर बल दिया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? औद्योगिक नीति 1977। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम बनाए रखा गया 1956 के अंतर्गत। फिर आगे एक औद्योगिक नीति आई जिसको बोला जाता है औद्योगिक नीति 1980। तो ये हम देख लेते हैं कब पारित की गई है, कब घोषित की गई? 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1980 को ये जो है घोषित की गई। और इस नीति के अंतर्गत 3 मौलिक उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो मौलिक उद्देश्य क्या थे? पहला था आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण का यहाँ विस्तार, आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। साथ में विस्तार की बात कही गई और जो पिछड़े उद्योग है उनका विकास की बात कही गई,
ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ थी इस नीति मतलब इसी के साथ में अगर देखें तो इस नीति में सार्वजनिक जो उद्यम थे जिसे पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं, इसके कुशल प्रबंधन पर भी बल दिया गया। इस नीति में आर्थिक संघवाद की अवधारणा पर बल देते हुए जो पॉइंट मतलब एक नोट किए गए वाले जो पिछड़े जिले थे उसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक औद्योगिक नीति देखने को मिलती है आपको, औद्योगिक नीति 1991, यानी कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, नई औद्योगिक नीति 1991 के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की यहाँ घोषणा जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा क्या की गई, 24 जुलाई 1991 को 24 जुलाई 1991 को की गई। इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, यानी कि जो एकाधिकार वाला जो मामला है औद्योगिक लाइसेंसिंग, आपको पता होगा 1991 जब हमारी क्या आई थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन है यानी कि एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके पहले आपको उद्योग को स्थापित करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यानी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था और जो लाल फीताशाही है वो आपको बहुत ज़्यादा अधिक देखने मिली थी। तो यहाँ पे जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है, साथ में अगर देखें तो जो एकाधिकार होता है जिसे हम मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है, तथा जो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है, सार्वजनिक क्षेत्र है, विदेशी निवेश है आदि के संबंध में व्यापक बदलाव किए गए। जिसके अंतर्गत बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो देखिए आपको यहाँ पे हम बात करें तो औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसके एकाधिकार एवं प्रतिबंध जो व्यापार व्यवहार अधिनियम है, जिसे हम बोलें तो MRTP, शॉर्ट फॉर्म में MRTP। चलिए आपको फुल फॉर्म बताना है इसका। MRTP का मैंने हिंदी में बता दिया, एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम, MRTP। इस एक्ट का फुल फॉर्म बताना आपको, और इसी के अंतर्गत आने वाली जो कंपनी है उसकी परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और अब नई इकाइयों की स्थापना, विस्तार और विलय से संबंधित समामेलन अधिग्रहण के लिए एक निदेशक की नियुक्ति भी की गई। और नई औद्योगिक नीति में जो है यहाँ देखें तो हमको देखने को मिलता है उच्च प्रौद्योगिकी एवं जो उच्च निवेश है उसके आधार पर कुछ प्राथमिक उद्देश्यों की सूची बनाई गई। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, औद्योगिक नीति के अंतर्गत। अब आपको पता है औद्योगिक, जैसे कि आपको पता है औद्योगिक लाइसेंसिंग के बारे में मैंने बात किया। औद्योगिक लाइसेंसिंग क्या होती है, ठीक है, क्या होती है औद्योगिक लाइसेंसिंग। तो इसका मतलब है वर्ष हम देखें तो एलपीजी आया था, एलपीजी कब आया था, 1991 में, ठीक है, 1990-91 के आसपास हम नई औद्योगिक नीति बात करें तो इसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न नियंत्रणों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और एक व्यापक जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया गया था। वर्तमान की बात करें तो सुरक्षा, सामरिक, पर्यावरण की जो दृष्टि है उससे मात्र यहाँ 5 उद्योग अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते थे। जैसे कि अगर बात करें तो एक था एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल पेय पदार्थ का जो है वो हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लाइसेंस के अंतर्गत आती है। फिर जो भी मतलब इसी से संबंधित एक उद्योग है जिसे तंबाकू निर्माण, सिगार, सिगरेट और विनिर्मित तंबाकू उत्पाद है। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो सुरक्षा फ्यूजिंग है, बारूद है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल किए गए। और कुछ विशेष तरह के खतरनाक रसायन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उदारीकृत औद्योगिक जो स्थल है निर्धारण नीति भी यहाँ देखने को मिलती है हमको, तो उसके बारे में हम बाद में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, जो नई औद्योगिक नीति आई हमारी कौन सी, 1991, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। तो क्या है इसके अंतर्गत जो है बेसिक तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो औद्योगिक नीति है हम देखें तो 1991 के पश्चात जो औद्योगिक विकास है वो काफ़ी तीव्र हुआ। जहाँ अगर बात करें वर्ष 1991 की तो उसके पहले की स्थिति देखते हैं। पहले के जो वर्ष है उसमें औसत औद्योगिक विकास की जो दर थी वो मात्र 4% थी, ठीक है, मात्र 4% थी। जिसे हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदू विकास दर बोलते हैं। अब हिंदू विकास दर आपको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगी, तो हम उसके अंतर्गत भी पढ़ लेंगे, तो इसको हिंदू विकास दर बोला जाता है। इसके बाद हम देखें तो वर्ष 1991 के बाद देखते हैं, 1991 से 2012 की बात करते हैं। तो यहाँ पे औसत वृद्धि आपको कितनी देखने को मिलेगी, 6% के आसपास, यानी 6.5% के आसपास यहाँ बढ़कर देखने को मिली। इसके अतिरिक्त उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की जो नीति है उसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में श्रम सघनता में वृद्धि हुई तथा जो जीडीपी है उसमें औद्योगिक उत्पाद का अनुपात भी बढ़ाया गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने वाले जो भी सुधार है उसमें उसके उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इन सुधारों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचने की व्यवस्था यहाँ की गई, और क्योंकि निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता बेहतर है और इसलिए इस बिक्री में उत्पादन बढ़ेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है।
साथ में हम देखें तो देखिए हमको दूसरी ओर देखने को मिलता है अक्षम व कमज़ोर जो इकाई है उसको बंद करने से इनमें जो है लगे संसाधनों का बेहतर जो है उपयोग देखने को मिला, संसाधनों का बेहतर उपयोग यहाँ पर देखने को मिला। और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक इकाइयों की जो शेयर है उसकी खरीद बिक्री बढ़ी और इसकी दक्षता में भी काफ़ी सुधार हुआ। साथ ही अगर बात करें तो गोल्डन हैंडशेक भी हमको देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो स्कीम है जिसे वीआरएस बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया है, जिसे गोल्डन हैंडशेक जो है उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राज्य वित्त निगमों में मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए भी यहाँ पर सहायता प्रदान की गई। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत। चलिए एक नीति की बात करते हैं, नई विनिर्माण नीति आई थी 2011 में, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। इसको बोला जाता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी जो घोषणा है यहाँ पे अगर बात करें तो 4 नवंबर 2011 को नई विनिर्माण नीति की घोषणा यहाँ पे की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इस नीति का जो उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य क्या था, मतलब एक दशक अगर बात करें तो सन 2020 तक, यानी 2020 अभी वर्तमान में चल रहा है, तो इसके अंतर्गत देश की जो जीडीपी है उसके विनिर्माण उसकी जो है मतलब विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी जीडीपी में कितनी होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए, 25% करना। और रोजगार की बात करें तो रोजगार के यहाँ मतलब जो है रोजगार के 10% अतिरिक्त जो अवसर है, यानी कि वर्तमान में जो उपलब्ध है उसके अलावा 10% और अतिरिक्त अवसर यहाँ पर सृजन करना था। किसका उद्देश्य, नई विनिर्माण नीति का। इसके अलावा सतत विकास जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको प्राप्त करना इस नीति का एक अभिन्न उद्देश्य भी माना जाता है। और विनिर्माण हेतु बेहतर व धारणीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो नई नीति में 7 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना का जो है प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए। और यह नीति जो थी केंद्र और राज्य की जो भागीदारी यानी कि सेंटर प्लस स्टेट का जो साथ में मिलकर यानी भागीदारी पर आधारित थी, जिसमें केंद्र सरकार औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करेगी और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विकसित करना या विकसित संरचना को उचित वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इसके बाद हमको देखना है राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र। देखें तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जिसे हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बोलते हैं। प्रारंभ में बात करें तो हमको कुछ शहर थे जो विकसित करने का यहाँ पे प्रारंभ किया गया, मतलब इनको विकसित करने का यहाँ पे प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत हम देखें तो अहमदाबाद के अंतर्गत एक क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। फिर सेल्द्रा बिदकिन औद्योगिक पार्क महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा में। खुसखेड़ा भिवानी नीम राणा ये देखने को मिलता है निवेश क्षेत्र राजस्थान में। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में देखने को मिलता है। पीतमपुर धार मऊ निवेश क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको देखने को मिलता है जो दादरी नोएडा है गाजियाबाद जो निवेश क्षेत्र देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। और यहाँ देखें तो जो 14 अल्प औद्योगिक क्षेत्र है उनको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई। इसमें प्रमुख रूप से देखें तो यहाँ पर नागपुर, तुमकुर, चित्तूर, मेंढक, इसके अलावा अगर देखें तो प्रकाशम, ये सभी आपको स्टेट के साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए हम आगे देख लेते हैं एक नई विनिर्माण नीति जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या थी यहाँ पे उसके बारे में। तो कुछ बेसिक तौर पर हम देख लेते हैं फटाफट। तो देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं लघु और मध्यम जो उद्योग है उसके महत्व को स्वीकार करते हुए इस नीति में सामान्यतः विनिर्माण उद्योगों के लिए अन्य हस्तक्षेप जो है उसके अतिरिक्त लघु और जो मध्यम उद्योग है उसको समर्पित यहाँ पे थी, यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योगों के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया और उसी के संबंध में ये जो है समर्पित हस्तक्षेप शामिल इसके अंतर्गत किया गया। और ये हस्तक्षेप मुख्य रूप से देखें तो हमको प्रौद्योगिकी उन्नयन पर्यावरण और इसके अनुकूल देखने को मिलता है, ठीक है। और इनको अपनाने तथा जो इक्विटी है निर्देशों से संबंधित भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर देखें तो बंजर भूमि का जो सदुपयोग है इसके संबंध में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो समेकित जो औद्योगिक टाउनशिप है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र विश्व स्तरीय भौतिक और सामाजिक जो अवसंरचना है समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किए गए, सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा नीति पर जो कानून नीति है कानून समिति है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 ये हम देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं वर्ष 1999।
तो वर्ष 1999 की अगर बात करें तो इसके पहले हम देख सकते हैं 1991 में आपको औद्योगिक नीति में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। इसके बाद में किए गए बदलाव के अंतर्गत सरकार के द्वारा अक्टूबर 1999 में एस बी एस राघवन है, एक पर्सन है, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून जो समिति है उसका गठन किया गया है। इस समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना, जो मोनोपोली थी, मतलब किसी एक व्यक्ति का जो अधिकार है मार्केट में, उसको रोकना था, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली जो नीति है उसके संबंध में यहाँ पे सुझाव देना था। तो इसके संबंध में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और आपको एक जो है एक्ट देखने को मिलेगा जिसे हम बोल सकते हैं MRTP। इसका फुल फॉर्म बताना आपको कमेंट बॉक्स में। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग इसे बोला जाता है, ठीक है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो है 20 मई 2009 को ये कार्य प्रारंभ कर लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है। अब यहाँ देखें हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है 2020। तो जनवरी 2020 की बात करते हैं। जनवरी 2020 में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इन सीट बिजनेस स्कूल द्वारा जो है गूगल और जो एडिगो समूह है इसके द्वारा सहयोग से जारी किया गया। और इसका जो केंद्रीय विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा, यानी कि ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसमें टोटल मिलाकर 132 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। और इस सूचकांक में प्रथम 5 स्थान की अगर बात करें तो प्रथम 5 स्थान हमको देखने को मिलता है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, उसके बाद स्वीडन है और डेनमार्क है। ये चीज़ें हमको देखने मिली टॉप 5। और इस सूचकांक में निम्न 5 स्थान की अगर बात करें, नीचे से 5 स्थान सबसे फिसड्डी वाले, तो यहाँ देखें सबसे नीचे थे कौन से? यमन, फिर अंगोला है, फिर कांगो है, ठीक है, बुरुंडी है और मोजाम्बिक है। तो ये सभी ज़्यादातर आपको अफ्रीका के जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत का जो है इस सूचकांक में अगर बात करें तो 40.42 स्कोर यहाँ रहा और 72वें स्थान पर अपना स्थान बनाए रखा। और इसके पीछे अगर बात करें तो 80 नंबर पर यह था। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अंतर्गत। बात कर लेते हैं कंपनी एक्ट की। तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे देखिए जो बेसिक तौर पर अगर देखें तो कंपनी एक्ट कब आया था, तो 29 अगस्त 2013 की बात करते हैं। तो नए कंपनी अधिनियम यहाँ पे देखने को मिलता है 29 अगस्त 2013 को, जो कि पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा पारित होने के उपरांत भारत के राष्ट्रपति ने यहाँ मंजूरी दी थी और 12 सितंबर 2013 को ये लागू हो गया। और इस अधिनियम ने जो है कंपनी से संबंधित वर्ष 1956 का यहाँ पे जो कानून है उसका स्थान लिया। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान थे, जैसे कि स्वतंत्र निदेशक होते हैं, मतलब जो कंपनी के निदेशक बोर्ड होते हैं उनके 1/3 स्वतंत्र निदेशक को रखा जाएगा जो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है। कम से कम महिला निदेशक भी यहाँ उनकी नियुक्ति अनिवार्य होगी। फिर अगर पारदर्शी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पे निपटाए जाएंगे। लेखा परीक्षक का यहाँ बदलना होगा, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में लेखा परीक्षक को यहाँ पे बदलना होगा जो ऑडिटिंग करता है। वाणिज्यिक सामाजिक जो जिम्मेदारी है जिसे CSR बोलते हैं, इसके अंतर्गत उद्यमों को अपने कुल लाभ का 2% भाग व्यय करना होगा। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं इसकी, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 में जो थी विभिन्न प्रकार की परिभाषा, उसके अंतर्गत आपको एक व्यक्ति कंपनी देखने को मिलती है, लघु कंपनी देखने को मिलती है। क्या होती है? देखिए, एक व्यक्ति कंपनी का मतलब क्या होता है? यह कंपनी व्यवसायियों को एक व्यवस्थित व्यवसाय प्रारंभ करने का मौका देती थी, एक व्यक्ति कंपनी। लघु कंपनी का अगर बात करें तो ऐसी कंपनी थी जो जिनमें प्रदत्त पूंजी क्या थी? प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक ना हो तथा जिनका कुल जो कारोबार है वो 2 करोड़ रुपए से कम हो, तो ये कहलाती है लघु कंपनी। इसके अलावा सुसुप्त कंपनी का अगर बात करें तो डोरमेंट, जैसे कि सुसुप्त ज्वालामुखी आप देखते हैं, तो वह कंपनी जो इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य की किसी परियोजना के लिए पंजीकृत है या फिर कुछ परिसंपत्ति रखती है पर वर्तमान में एक्टिव नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुसुप्त कंपनी बोलेंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण। तो यहाँ देखें तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण, जिसे हम मतलब जो नेशनल जो फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसके गठन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा क्लास एक्शन सूट, जिसके अंतर्गत हम देखें तो निवेशकों का कोई समूह या मंच कंपनी के विरुद्ध यदि कोई मामला दर्ज करता है तो उसके निर्णय पर उन सभी पर लागू होगा जो समान रूप से पीड़ित है। फिर राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की बात करते हैं इसी के अंतर्गत, तो इसको जो है विशेष अधिकार दिए गए और इस इकाई जो है यह इकाई लेखा परीक्षा पेशे का विनियमन करती है। साथ में हम देखें तो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को समाज के प्रति एक निश्चित सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध यहाँ पे किया गया। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं थी।
अब यहाँ पे संशोधन किया जाता है, तो संशोधन हम बाद में देखेंगे विस्तार से। ये 2015 में किया जाता है, 2015 याद रख लीजिए इतनी चीज़ें, ठीक है। कारोबार को सुगम बनाने के लिए जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पे विधेयक लाया जाता है 2014 में, और 2015 के नाम से इसको जाना जाता है। कंपनी अधिनियम जो है संशोधित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे हम देखते हैं भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें यानी कि जो बाद की जो चीज़ें आधारभूत जो उद्योग है उनके बारे में यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति है उसके बारे में। तो आपको देखने को मिलेगा मई 2016 में जो केंद्र सरकार है उसने देश की प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, जिसे हम नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR बोलते हैं, इस पॉलिसी को स्वीकार किया गया था। और इस नीति का जो वाक्य था, ध्येय वाक्य, रचनात्मक भारत अभिनव भारत, ठीक है। रचनात्मक भारत अभिनव भारत यानी क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया इसके नाम से जाना जाता था। IPR नीति का जो दृष्टिकोण था वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां सबके लाभ के लिए बौद्धिक संपदा को रचनात्मक एवं अभिनव आधार प्राप्त हो सके। इसके अलावा IPR जो नीति है, IPR नीति का जो मिशन था उसमें हम देखें तो रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली जीवन तथा संतुलित जो बौद्धिक संपदा अधिकार है प्रणाली का निर्माण करना था। साथ ही इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य मतलब जो लक्ष्य है इसके अंतर्गत हमको जो है इस नीति के लक्ष्य के अंतर्गत हमको 7 चीज़ें देखने को मिलती है। तो लक्ष्य क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए 7 आपको कौन कौन सी चीज़ें। एक तो मिलता है बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता, जिसके अंतर्गत देखें तो समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता हो। फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों का यहाँ पर सृजन यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ जो वैधानिक एवं विधायी तंत्र है उसके संबंध में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उससे संबंधित सशक्त एवं प्रभावी कानून को अपनाना, ताकि जो व्यक्ति है एवं व्यापक जनहित है उसके बीच में संतुलित व्यवस्था या संतुलन का यहाँ पे स्थापना की जा सके। फिर देखें प्रशासन एवं प्रबंधन, तो सेवा आधारित जो बौद्धिक संपदा अधिकार है प्रशासन है उसको आधुनिक एवं सशक्त बनाना था। बौद्धिक संपदा अधिकारों का यहाँ पे अगर बात करें तो इसका व्यवसायीकरण करना था, ठीक है। तो व्यवसायीकरण के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य प्राप्त करना। साथ ही हम देखें तो प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरण जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को सशक्त बनाना था। इसके साथ ही अगर देखें तो मानव पूंजी का यहाँ पे विकास यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में जो है शिक्षण, प्रशिक्षण और जो अनुसंधान है तथा जो कौशल निर्माण है उसको यहाँ पे देखने के लिए मानव संसाधन जो संस्थान है तथा जो क्षमता है उसको सशक्त बनाना था। तो ये थे कुछ मुख्य नीति के लक्ष्य। अब हम बात करते हैं फाइनली यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और उसमें क्या क्या वृद्धि हुई। तो ये बेसिक तौर पर आपको एक नज़र यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको पढ़ना है। तो आप देखिए मैं आपको बेसिक तौर पर बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, इसको देखिए इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आप पढ़कर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको वृद्धि दिखा देता हूँ ओनली। वृद्धि मतलब क्या क्या ग्रोथ हुई औद्योगिक क्षेत्र में, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक और चीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे औद्योगिक जो आधारभूत भारी उद्योग है उसके बारे में। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर फोकस थी, फिर भी यहाँ देखिए 5.54% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। दूसरी में आपको 5.59, फिर तीसरी में 6.28। 3 जो वार्षिक योजनाएं आई थी योजना अवकाश के दौरान 1.42% यहाँ देखने को मिली। चौथी योजना आई 4.91, पाँचवीं 6.55%, छठवीं पंचवर्षीय योजना 5.32%, सातवीं योजना 6.77। 2 वार्षिक योजनाएं आई जिसमें हम देखें तो आपको देखिए 0.10 मतलब 10 यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी कम वृद्धि देखने को मिलती है नाम मात्र की। 8वीं योजना में 7.58, 9वीं योजना में 4.29, 10वीं योजना की अगर बात करें तो 9.17, 11वीं में आपको 7.4 यानी लक्ष्य कितना था 10.5 था, परंतु फिर भी ये पीछे रह गए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 12वीं योजना आपको देखने मिलती है जो कि लास्ट ही 9.6। तो ये बेसिक तौर पर आपको कुछ वृद्धि देखने मिलती है। एक चीज़ और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हम देखें तो देश में जो औद्योगिक प्रदर्शन है उसके मूल्यांकन का सबसे सामान्य तरीका यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें हम देखें तो उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की उन इकाइयों को शामिल किया जाता है जहाँ 10 या उससे अधिक लोग कार्यरत होते हैं। इसी में हम देखें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन देखने को मिलता है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसे हम NSSO के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। इसके परिणाम जो है संगठित विनिर्माण क्षेत्र का कामकाज प्रदर्शित करते हैं।
साथ ही हम देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक जो कारखाने हैं, कारखाने की दृष्टि से ये राज्य जो है क्रम से हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसका जो आकलन है मासिक आधार पर विकास के नियमित जो संकेतक है उसके रूप में किया जाता है, और यह जो है एक निर्धारित भार व आधार स्तर पर वाला सूचकांक माना जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो इस CSO के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार पर वर्ष 2004 की बात करते हैं, और 2004 और 5 की 2004-5 इससे संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया, और नई श्रृंखला जो है जून 2011 से प्रारंभ की गई। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो मतलब औद्योगिक प्रदर्शन का मूल्यांकन है उसके अंतर्गत। अब इसके बाद हम जो है भारत के प्रमुख भारी उद्योग पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं, ताकि आपके दिमाग में एक फिर से जो है पिक्चर क्रिएट यहाँ पे हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने देखे हैं औद्योगिकरण के बारे में। क्या होता है औद्योगिकरण, जो प्राथमिक उत्पाद को द्वितीय उत्पाद में बदलते हैं उद्योगों के द्वारा, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण बोलते हैं। यहाँ हमने कुछ योगदान देखें उसका। औद्योगिक नीति के बारे में देखें जो बहुत सारी हमको देखने को मिली। फिर नई औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन देखें। नई विनिर्माण नीति 2011 के बारे में बात की, फिर उसकी विशेषताएं देखें। फिर प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति के बारे में बात की, कंपनी एक्ट जो कि 2015 में संशोधित किया गया तो उसकी विशेषता देखें। भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति है उसके बारे में देखें। पंचवर्षीय योजनाओं का औद्योगिक क्षेत्र में क्या योगदान था वो हमने देखें। फिर औद्योगिक प्रदर्शन का मूल्यांकन देखें। तो ये चीज़ें आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और जो उत्तर लेखन ग्रुप है सारी चीज़ों में ज्वाइन कर सकते हैं, और कंटिन्यू अपनी जो है स्टडी है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।